जय हिंद एवरीवन। तो फाइनली अब हम अपना आज लेक्चर 3 करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का। बेसिकली स्टार्टिंग के जो दो लेक्चर थे ट्रिग्नोमेट्री 1 और ट्रिग्नोमेट्री 2, वहाँ पे हमने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स की बात की थी। मैंने उनको इजी भी रखा था सो दैट आप मेरी रिदम को पकड़ पाएं। अब धीरे धीरे आने वाले लेक्चर्स में मैं कॉन्सेप्ट्स भी बढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा और अब क्वेश्चन की मदद से पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसके बाद उसको जितने छोटे तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं उसको भी समझेंगे। आज के लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देयर टू सिस्टम्स, फर्स्ट इज सेक्साडेसिमल सिस्टम और सेकंड इज सर्कुलर मेजरमेंट सिस्टम। इन दोनों टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चंस तो नहीं आते पर जैसे जैसे ट्रिग्नोमेट्री की अभी हम प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो बहुत से ऐसे पॉइंट्स आएंगे जहां पे हमें कभी डिग्री से रेडियन में चेंज करना होगा किसी एंगल को, और कभी कभी क्या होगा किसी एंगल को रेडियन से डिग्री में चेंज करना पड़े। तो उसी के लिए बेसिकली ये दोनों सिस्टम हमें पढ़ने हैं। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट सिस्टम, सेक्साडेसिमल सिस्टम। अब बस बहुत आराम से आहिस्ते आहिस्ते मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूं, कहीं भागने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले इट इज राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें कुछ भी बताने जैसा नहीं है, सभी को पता है। इसके आगे की कहानी स्टार्ट करता हूं। सेक्साडेसिमल सिस्टम में हमारे पास जो वन राइट एंगल होता है, ठीक है, कंप्लीट राइट एंगल, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। ये जो कंप्लीट राइट एंगल होता है इसमें आप सभी को पता है 90 डिग्रीज होती है। इट इज बेसिक इंफॉर्मेशन, ये आप सभी को पता होगा, ठीक है। अगर मैं इन अलग अलग पार्ट्स में से एक पार्ट उठा लूं, मतलब सारे 90 डिग्री में से मैंने अभी ये 1 डिग्री ले लिया, ठीक है। इस पे ये जो 1 डिग्री होता है ये भी 60 पार्ट्स में डिवाइड होता है और इन पार्ट्स को बोलते हैं मिनट्स, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 60 मिनट्स, और यहां पे जो मैंने डैश लगाया है 60 के बराबर में, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है मिनट्स को, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं, 60। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, हमारे राइट एंगल ट्राइंगल में 90 इक्वल पार्ट्स से उन्हें डिग्री बोलते हैं। अब 1 डिग्री के अंदर 60 और इक्वल पार्ट्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, मिनट्स। उसके बाद फिर क्या होता है, यहां पे मैंने एक और मिनट निकाल लिया। अब 1 मिनट जो होगा ये इक्वल होता है 60 सेकेंड्स के, ठीक है। अब यहां पे मैंने डबल डैश लगाया हुआ है, ये डबल डैश रिप्रेजेंट करता है सेकेंड्स को। अब इस पे बेसिक क्वेश्चन देखते हैं कि इतना जो हमने अभी ज्ञान पाया इसका मतलब क्या है, ठीक है। बेसिकली अगर मेरे पास गिवन हो, कहीं पे लिखा हुआ है 20.5 डिग्री, अब मैं इसमें मिनट्स का यूज कर सकता हूं कहीं ना कहीं। देखो यहां पे लिखा है 20.5 डिग्री, मतलब 20 डिग्री तो कंप्लीट है, उसके अलावा जो एक एक्स्ट्रा एंगल एक्स्ट्रा डिग्री है वो आधा है हमारे पास। तो मैंने 20 डिग्री से तो कोई छेड़खानी नहीं करी, इसे तो ऐसे लिख दिया 20 डिग्री, प्लस लिख सकता हूं 0.5 डिग्री। इजी है, 20 प्लस 0.5 डिग्री इक्वल 20.5 डिग्री। अब इसमें तो मेरे को कोई चेंज नहीं करना है, मैं इसको मिनट्स में चेंज करता हूं। अभी मैंने पीछे ही आप सभी को बताया 1 डिग्री में नंबर ऑफ मिनट्स आर 60, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो बेसिकली 0.5 डिग्री में कितना हो जाएगा, दोनों साइड बस 0.5 से मल्टीप्लाई कर देनी है, पॉइंट हटेगा, इट वुड बी 10, 5 2 10 और 2 3 60। तो मैं लिख सकता हूं 0.5 डिग्री में हमारे पास 30 मिनट्स होते हैं। गॉट इट। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं सीधे, इट इज 20 डिग्री एंड 30 मिनट्स, ठीक है। तो कभी कभी ऑप्शंस में क्या होगा, आपका आंसर आ रहा होगा वो 20.5 डिग्री, हो सकता है ऑप्शंस में क्या दिया हो, चेंज करके दिया हो, मिनट्स में लिखा हो। तो बेसिकली आपने कुछ भी नहीं करना है, दोनों साइड क्या कर देना, उसी सेम नंबर से डिवाइड कर। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, उसके अलावा क्या पता होना चाहिए कि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। अगर इतना आपको पता है तो आप इजीली डिग्री से मिनट्स में चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट, अब देखते हैं नेक्स्ट सिस्टम। नेक्स्ट इज सर्कुलर मेजरमेंट सिस्टम और रेडियन मेजरमेंट सिस्टम। इस डेफिनेशन को तो बाद में पढ़ेंगे, पहले समझते हैं सर्कल की मदद से कि ये रेडियन सिस्टम है क्या, ठीक है। मेरे पास एक सर्कल है, यह गया इसका ओरिजिन और सेंटर पॉइंट, ये है इसकी रेडियस, ठीक है। मैं इस रेडियस को लेट कर लेता हूं, इट इज आर। अब मेरे को 1 रेडियन की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ये जो आर्क है इसकी लेंथ भी क्या होनी चाहिए, सेम आर। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, मेरे पास एक सर्कल है, उसमें मैंने एक ऐसा आर्क लिया है जितनी रेडियस है उतनी लेंथ आर्क की है। मतलब अगर दिस रेडियस इज 5 सेंटीमीटर,
देन इस आर्क की वैल्यू भी कितनी है 5 सेंटीमीटर बेसिकली। तो जब कभी भी मेरे पास सेम रेडियस और सेम आर्क होंगे तब मेरे को 1 रेडियन की डिग्री मिलेगी, वो 1 रेडियन की वैल्यू मिल जाएगी। मैं आपको कैसे लिख सकता हूँ, सिंपल बोल सकता हूँ कि ऐसा एंगल जो हमने कैसे बनाया हो उस आर्क से जिसकी लेंथ रेडियस के इक्वल हो, तो ये जो आर्क सेंटर पे जो एंगल क्रिएट करेगा इसको बोलेंगे 1 रेडियन। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं सिंपल सी लैंग्वेज में बना के। एक सर्कल, उसमें अगर आर्क रेडियस के इक्वल है तो वो जो आर्क होगा, दिस आर्क, ये आर्क इस रेडियस सॉरी इस ओरिजिन पे जो एंगल बनाएगा इसको बोलेंगे 1 रेडियन। अब वो कितना भी हो, अगर ये आर्क की लेंथ 20 किलोमीटर है, बस रेडियस के इक्वल होनी चाहिए, रेडियस आपकी 20 किलोमीटर है, आर्क की लेंथ भी 20 किलोमीटर है, तो ओरिजिन पे जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन होगा हमेशा। अब 1 रेडियन को लिखते कैसे हैं, इतना समझ लो, इसको लिखते हैं 1c। यहां पे जो c है इट शोज रेडियन। ठीक है, इसकी वैल्यू बता देता हूं, इट इज 180 डिग्री अपॉन पाई। ये अभी रटने वाली चीज है, आगे समझ में आ जाएगी। एक बार इसको फिर से कंक्लूड करके बता देता हूं, डेफिनेशन भी पढ़ के बता। इट इज द एंगल फॉर्म्ड व्हेन द आर्क लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। एक रेडियन क्या होता है कि अगर आर्क की लेंथ रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल हो तो उसको 1 रेडियन बोलते हैं। सीधी सी कहानी, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग मारने की जरूरत है, दिमाग मारने की जहां पे जरूरत है वो भी हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, ये जो हमने अभी पढ़ा सेक्साडेसिमल सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम, इन दोनों में रिलेशन क्या है, क्योंकि उसी की मदद से हम आगे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। आपने बस इतना याद रखना है, d, here d stands for degrees अपॉन 180 डिग्री इज इक्वल टू होता है, मैं r अपॉन लिख रहा हूं पाई। अब तक मैंने जितनी भी कहानी बताई थी उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यही है। इवन नो 40% ऑफ लेक्चर्स में जो मेन कंक्लूजन निकल के आएगा वो यही होगा। आपको याद केवल इतना रखना है, समझ जाना है कि सेक्साडेसिमल सिस्टम में एक राइट एंगल जो होता है, राइट एंगल के 90 इक्वल पार्ट्स होते हैं, जिसमें 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स होता है और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स होता है। ये बस समझने वाली चीज है, याद रखने वाली चीज केवल इतनी है। सर्कुलर सिस्टम में मैंने बताया कि एक सर्कल होगा, उसमें 1 रेडियन को कैसे डिफाइन करेंगे, एक रेडियन जो होता है वो अगर रेडियस आर्क के इक्वल है तो जो एंगल क्रिएट होता है उसको बोलते हैं 1 रेडियन। पर जो चीज याद रखनी है वो बस इतनी सी है। ठीक है, अब तक जो भी कहानी हुई उस कहानी से हमें ये शिक्षा मिली कि अगर कोई भी क्वांटिटी डिग्री में है उसको रेडियन में चेंज अगर हमें करना पड़ा तो उसको किस फॉर्मूले की मदद से करेंगे। इसके मैं कुछ 2-3 वर्जन और लिख रहा हूं। अगर मुझे रेडियन में कोई चीज गिवन है तो उसमें 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और अगर मेरे पास डिग्री में कोई चीज गिवन है और रेडियन में चेंज करनी है तब मैं इसका यूज कर सकता हूं। दिस इज द बेसिक रिलेशन। ठीक है, अब इसकी मदद से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले टू कन्वर्ट डिग्रीज टू रेडियन। अगर ये पढ़ते हुए आपको नींद आ रही है तो प्लीज जाग जाइए, क्योंकि बेसिकली ये वाले टॉपिक्स बोरिंग लग सकते हैं बहुत बड़ा का, क्योंकि यूजुअली हर कोई नहीं पढ़ाता ये वाले पार्ट्स, पर इनकी जरूरत कहां पे पड़ती है, जब आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होते हैं, लास्ट में आके ऑप्शंस पे आके आपकी नैया डूबने लगती है। ऐसा भी पीछे बताया 20.5 डिग्री आपके कैलकुलेशन में आ रहा होगा 20.5, बट यू विल बी लाइक यार ऑप्शन में तो 20.30 लिखा हुआ है। ठीक है, तो वहां पे फंसते हैं, तो पूरी जिंदगी जीतने के बाद लास्ट में आके मर गए तब भी कोई फायदा नहीं है बेसिकली। ठीक है, तो बस इसीलिए मैं ये सारी अपना सत्संग चला रहा हूं अभी लंबा चौड़ा। नाउ मैं लिखा है टू कन्वर्ट डिग्रीज टू रेडियन। सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, उसकी मदद से चीजों को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहां पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 270 डिग्री इन रेडियंस। बेसिकली हमें क्या चाहिए, किस चीज में चाहिए, रेडियंस में चाहिए। ठीक है, मैं रेडियंस के अकॉर्डिंग अपना फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करता हूं। याद करने का सबसे बढ़िया क्या तरीका है, डिग्री, डिग्री मतलब 180 डिग्री, तो डिग्री के नीचे हमेशा 180 आएगा, जिस चीज में चेंज करना है उस पर आगे पाई लिख दो, खत्म कहानी। अब इसका फॉर्मूला, इस फॉर्मूले का यूज करके मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता हूं। मुझे रेडियन में इसकी वैल्यू चाहिए, मेरे पास डिग्री गिवन है 270, 180 मेरे पास ऑलरेडी है, ये आ गया पाई। मैंने कुछ भी नहीं किया, रिलेशन में पहले ही फाइंड आउट कर चुका हूं कि जब रेडियन होता है वो डिग्री अपॉन 180 मल्टीप्लाई पाई के होता है। मैंने बस डिग्री की वैल्यू रखी है यहाँ पे 270। अब बस इट इज 9 2 18, 9 3 27। क्या मिल गया हमको यहाँ पे, r इज इक्वल टू 3 पाई बाय 2। अब इस वाले क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचता है, टिक, और आप जीत चुके हैं।
कुछ भी नहीं किया हमने, हमारे पास डिग्री में एक वैल्यू दी हुई थी, उसको हमने रेडियन में चेंज कर लिया है। अब वाइस वर्सा करके देखते हैं ना। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे बेसिकली हमारे पास इस बार रेडियन में तो चीज गिवन है और हमें चेंज किस में करना होगा, डिग्रीज में। फिर से मैंने बताया, जिस चीज में हमें जो हमें फाइंड आउट करना है उसको पहले लिख दो डिग्री, ठीक है। जो ऑलरेडी गिवन है रेडियंस में गिवन है आर लिखो, रेडियंस में पाई खेल रहे होते तो अपॉन में पाई आ गया, डिग्रीज में चेंज करना है तो 180 डिग्री आ जाएगा। ये रहा फॉर्मूला, इसका यूज मैं यहाँ पे कर देता हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर रहा हूँ। डिग्री इज इक्वल टू रेडियन की वैल्यू कितनी गिवन है, इट इज पाई बाई 3, 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन में पाई और है ना तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। वो सिंपल कैलकुलेशन बच्चों वाली, 3 6 18, इट वुड बी 60 डिग्री, करेक्ट ऑप्शन। तो फिर से बता रहा हूं, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, आपके पास जो वैल्यू गिवन थी वो डिग्रीज में थी, आपको रेडियन में चेंज करना था, सिंपल हो गया। उसके बाद अब क्या था, अब रेडियंस में वैल्यू गिवन थी और डिग्रीज में चेंज करना था, सिंपल फॉर्मूले से कर दिया। तो इट वाज नॉट द टफ पार्ट, ये बहुत सिंपल पार्ट है। मैं फिर से एक छोटे तरीके से भी इसको करके दिखाता हूँ। नो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जब आप ऐसी जगह फंस जाएंगे जहां पे से आपको यही नहीं याद आ रहा हो कि क्या हेक्साडेसिमल सिस्टम था, क्या सर्कुलर सिस्टम था, तो विल बी लाइक अब तो फंस गए, क्योंकि डेफिनेशंस बेसिकली किसी को नहीं याद रहती। वो ये कि ये सर ने बताया था शॉर्ट ट्रिक 180 से डिवाइड कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, कहानी खत्म हो जाएगी। आपने कुछ भी नहीं करना, जब कभी भी आपको इस तरह कोई वैल्यू दिखे ना, यहां पे लिखो पाई बाई 3 और आपको इसको चेंज करना है डिग्रीज में, ठीक है। मतलब बेसिकली क्या करना है, पाई को हटाना है ना, पाई यहां पे कैसे हट सकता है, अगर एक और पाई डिवाइड में आ जाए, आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट डिवाइड, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री अपॉन पाई, खत्म कहानी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेरे पास एक रेडियन में वैल्यू, रेडियन का सिंपल सा मतलब है जहां कहीं भी पाई दिख रहा है आपको तो वो रेडियन में वैल्यू गिवन है। डिग्रीज का आपको सिंपल पता है, डिग्री का साइन लगा हुआ मिल ही जाएगा। अगर रेडियन में वैल्यू गिवन है, पाई को ऊपर से कट करना है, तो बेसिकली पाई कहां पे आना चाहिए, अपॉन पाई अपॉन में होना चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म कहानी। और एग्जांपल ले सकता हूं, अब मैं एक थोड़ा मास में कराता हूँ क्वेश्चन ताकि अच्छे से समझ में आए। मैंने एक लिख लिया पाई बाई 3, सॉरी ये चेंज कर देता हूँ, लिख लेता हूँ पाई बाई 4, एक लिखता हूँ पाई बाई 6। अब मेरे को इन दोनों को इसमें चेंज करना है, डिग्री में चेंज करना है, कुछ नहीं करना है। लो मेरे को पाई कैंसिल करना है, सबसे पहले पाई आ गया अपॉन में 180, मैंने बैलेंस करने के लिए लगा दिया। सेम यहाँ पे भी 180 डिग्री अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल, यहाँ पे भी पाई से पाई कैंसिल, 6 3 जा 18 इज इक्वल टू आ गया 30 डिग्री, हो गया रेडियन से डिग्री में चेंज। यहाँ पे भी देखो 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20 आ गया 45 डिग्री चेंज। कोई रॉकेट साइंस नहीं। मैं कह रहा हूं फॉर्मूले भूल जाओगे तो इतनी बात याद रखना, अगर रेडियन से डिग्री में चेंज करना है तो पाई अपॉन में आना चाहिए और ऊपर बैलेंस करने के लिए 180 लिख देना है, खत्म कहानी। दूसरा ही बता दो इसका वाइस वर्सा, अगर आपके पास एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री और फॉर एग्जांपल दिया है 60 डिग्री, अब या तो फॉर्मूला याद रखो या बस क्या याद रखो, मेरे को क्या करना है, यहाँ पे पाई एक्स्ट्रा आना चाहिए तभी तो रेडियन में दिखेगा ना ये। तो मैंने क्या किया, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, इट इज 3 6 जा 18, तो क्या आ गया ये पाई बाई 6। सेम यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 6 3 जा 18, ये आ गया पाई बाई 3। इतना मुश्किल काम था डिग्री से रेडियन में चेंज करना। आई होप दो चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, है ना, थोड़ा साफ सुथरा स्लाइड देखेगा तो जोश आएगा कि हाँ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं है, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक में अगर मैं इसको लिखूं, अगर डिग्री से रेडियन में चेंज करना है, ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल भी लिख देता हूँ, 30 डिग्री से अगर पाई बाई 6 तक पहुंचना है तो उसका रास्ता क्या है, आपने कुछ भी नहीं करना है, आपको सीधे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180 डिग्री, जो भी क्वांटिटी है। अगर आपको डिग्री से रेडियन में पहुंचना है तो कुछ भी नहीं करना है, जो भी आपके पास डिग्री की वैल्यू है उसमें पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द आंसर इन रेडियंस। दूसरा, अगर रेडियन से डिग्री में जाना है, मैं इसी को वाइस वर्सा, रेडियन में गिवन है पाई बाई 6, हमें को पहुंचना है 30 डिग्री तक, कुछ भी नहीं करना, उल्टा कर दूंगा मैं, इस बार पे किस चीज से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 180 डिग्री अपॉन पाई से। तो ये थी यहां तक की कहानी। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज थी ना,
उसको मैं अपनी लाल लाल पेंसिल से हाईलाइट करके बता देता हूँ। क्या कह रहे हो सर, पूरा का पूरा तो हाईलाइट कर दिया सर। तो बेसिकली बेटा जो 4 स्लाइड थी ना वो एक स्लाइड पे रिप्रेजेंट हो गई है, ठीक है। तो लिखने वाली चीज़, याद रखने वाली चीज़ चाहिए थी, दैट्स इट। इसके अलावा बस इतना और याद रखना, अगर आप थोड़े ज़्यादा बादाम खा रहे हो तो बस ये आप थोड़ा खुद पे एहसान कर देंगे अगर आप इसे भी याद कर लेते हैं तो। यहाँ तक बेसिक कहानी हो जाती है। यहाँ तक जो ना एंगल मेजरमेंट सिस्टम था इट इज़ डन, और इससे ज़्यादा जरूरत भी नहीं हम लोगों ने सेंटेसिमल सिस्टम, उसकी बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं। बेसिक समझना है कि डिग्री से रेडियन में कैसे चेंज कर सकते हैं और रेडियन से डिग्री में कैसे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि IIT JEE का हमें एग्जाम देना नहीं है तो उतना पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। उसका इस्तेमाल, उस समय का इस्तेमाल हम क्वेश्चन प्रैक्टिस में कर लेंगे, ठीक है। अब मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। बेसिकली मैं सारे नोट्स लिखा क्यों रहा हूँ, क्योंकि जैसे जैसे आप टेक्नोमेट्री में आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, आप डोमेन, फंक्शन और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको 1/0, 1/∞, नॉन डिफाइन, ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, वरना वो टफ क्वेश्चन सारे यहाँ से और यहाँ से निकल जाएंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, मैं आपको थोड़े बेसिक्स क्लियर करना चाहता हूँ ताकि मैं टफ वाले क्वेश्चन जब डिस्कस करना स्टार्ट करूँ तो वहाँ पे वो छोटे छोटे डाउट्स नहीं हैं। ये आप सभी को इंपॉर्टेंट नोट्स लिख के 1 2 3 नंबरिंग के अकॉर्डिंग अपनी कॉपी में नोट करते जाना है। इसमें सबसे पहले नंबर 1, ओफो लाल रंग, इतना चटक लाल रंग का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लाल रंग भी गुस्सा हो गया सर, नहीं नहीं सर नहीं, आप मुझे इस्तेमाल कीजिए। तो नंबर 1 इज पाई इज इर्रेशनल नंबर, ठीक है। मुझे भी यही लग रहा है, क्या आपको भी यही लग रहा है कि इर्रेशनल की स्पेलिंग टफ है? लेट्स प्ले स्मार्ट। पाई इज इर्रेशनल नंबर, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपकी ऐसी भी आप कभी की भी ये मिथ है कि पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7 होती है तो आप गलत हैं, क्योंकि 3.14 इज रेशनल नंबर, 22/7 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। तो फिर या तो मेरा पहला वाला स्टेटमेंट गलत है या ये वाला स्टेटमेंट गलत है। पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत नहीं है तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट ही गलत हो सकता है। पाई इज इरेशनल नंबर, और ये चीज याद भी रखनी है ना, जब एनडीए वाले या फिर किसी भी एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन बनाते हैं ना तो इस चीज पे उतर आते हैं वो 4 ऑप्शन लिख दिए, पाई इज इरेशनल, पाई इज रेशनल, पाई इज नेचुरल, पाई इज होल नंबर। है कुछ भी नहीं, बस सिंपल। अगर आपको पता है कि इरेशनल होता है तो सारे सारे के सारे ऑप्शन वैसे ही निकलते चले जाएंगे, क्योंकि अगर इरेशनल है तो ना तो वो होल नंबर होगा, ना वो नेचुरल नंबर होगा, ना वो इंटीजर होगा। ये सारा होल नंबर, नेचुरल नंबर का भी जो जाल है वो भी मैं सॉल्व भी कर देता हूँ आप लोगों का, है ना। पर वो आगे बढ़ता हूँ, बस अभी इतना रखना है, पाई जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है, और अगर वो इरेशनल नंबर है तो वो 3.14 भी उसकी वैल्यू नहीं होगी, 22/7 भी उसकी वैल्यू नहीं होगी, और आप भी उसको पुट नहीं करेंगे अंटिल इट इज गिवन। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तब लड़के भी नहीं बैठे नहीं सर ने बताया था कि इसका यूज नहीं करना है चाहे ऑप्शन टिक ना हो, तो ऐसा भी नहीं है। अगर ये आपके एग्जाम में गिवन है, ठीक है ना, क्वेश्चन में लिखा है कि यूज पाई इज इक्वल टू 22/7, तभी पुट करनी है। और बेसिकली पाई की वैल्यू दोनों नहीं होती है, इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 1.3796 समथिंग करके होती है, जो नो इनफाइनाइट तक जाती है ना, इट इज इरेशनल नंबर। नेक्स्ट, अगर आपको लगता है 1/0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट होता है तो अगेन इट इज रॉन्ग, ठीक है। इनफाइनाइट नहीं होता है, इसको बोलते हैं अनडिफाइंड, डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है। यू कांट फाइंड इट। सेम 1/∞ इज इक्वल टू भी 0 नहीं होता, ठीक है, क्योंकि अगर आप कैसे लिखना स्टार्ट करोगे, सर ये 1/∞ है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/1/0, 1/∞ इज इक्वल टू 0। तो यही पॉसिबल नहीं है, तो ये कैसे पॉसिबल हो जाएगा, और जब ये भी पॉसिबल नहीं है तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो बेसिकली मैं अपना बोर्ड ना भर के सीधे लिखता हूँ 1/∞ भी 0 के इक्वल नहीं होता, इट इज ऑल्सो अनडिफाइंड, ठीक है। और फॉर्मुलेज में भी इसका यूज होने वाला है ना, ट्रिग्नोमेट्री में, यू ऑल नो, जहां पे आएगा ना, जैसे मेरे को कहीं भी मिल गया ना आपके नोट्स में, आपने लिखा है tan 90 डिग्री इज इक्वल टू इन्फिनिटी, या फिर cot 0 डिग्री इज इक्वल टू इन्फिनिटी, आई विल गिव यू 2 अंडाज, नो, क्योंकि ऐसा नहीं होता कुछ भी। tan 90 डिग्री इज ऑल्सो अनडिफाइंड, इट इज ऑल्सो अनडिफाइंड। तो थोड़ा बेसिक मतलब समझो, क्योंकि जब मैथमेटिक्स पढ़ना स्टार्ट किया है ना तो थोड़ी बेसिक चीज़, अब अगर आप थोड़ा जिस किसी का भी मैथ अच्छा है ना, वो ये वाली बेसिक चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे, थोड़ा और आगे चलेंगे ना, तब यू विल गेट टू नो
कहीं कहीं पे क्या होगा, P अपॉन क्यू, मैं वही केवल फॉर्म लिख रहा हूँ, इतना समझो। अगर P अपॉन क्यू की वैल्यू कहीं पे 0 गिवन है, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, ऐसे 1 2 3 4 5 6 करके आपको नोट करते रहना है। P अपॉन क्यू की वैल्यू अगर कहीं पे 0 गिवन है तो ये केवल एक ही कंडीशन में पॉसिबल है, इफ P इज इक्वल टू 0। यू नो, ये थोड़ी सी माइंड ब्लोइंग बात हो सकती है, नो बाउंसर। अब इसको मैं एग्जांपल की मदद से समझाऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। पहले बस इतना समझो, मैंने अभी आप सभी को बताया था, अगर अपॉन में 0 है तो वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो खुद ब खुद सोचो, अगर P अपॉन क्यू कुछ भी लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है बेसिकली 3/0 लिखा हुआ है, तो ये पहली रूल में बता चुका हूँ पहले नोट्स में कि अपॉन में 0 है तो वो अनडिफाइंड है, उसको फाइंड आउट ही नहीं कर सकते। तो P अपॉन क्यू में अगर Q 0 है तो ये 0 इज ऑल्सो वैल्यू, इंटीजर है भाई वो, ठीक है, होल नंबर का पार्ट है। तो अगर Q 0 हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, या तो P 0 ही हो जाएगा, एक ही ऑप्शन है, केवल P 0 है, तभी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 आ सकती है। अब इसको एग्जाम्पल की वजह से समझाता हूँ, हो सकता है ये बाउंस हो रहा है। सर आपने बहुत प्रयास किया पर हमको समझ नहीं आया। अभी मैंने ये भगवा रंग हो गया थोड़ा सा ना, थोड़ा अच्छा रंग ले लेता हूँ ना, येलोइश खेलते हैं। अभी मैंने लिखा था कि प्रिय बालक और बालिकाओं, P अपॉन क्यू में अगर कोई भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है तब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 तभी संभव है अगर यहाँ पर P की वैल्यू 0 हो, क्योंकि अगर Q की वैल्यू 0 होगी तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है, फॉर एग्जाम्पल एक एक्सप्रेशन लिखा है x² माइनस 3x प्लस 2 इज अपॉन, मैं लिख देता हूँ x प्लस 1, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ रही है 0। अब या तो क्या करो, इसको सॉल्व करने के लिए, इक्वेशन को x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों को सॉल्व करो, वरना मैंने आपको पहले ही बताया अगर P अपॉन क्यू की फॉर्म में कैसा भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तब उसमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 कब आ सकती है, जब ये न्यूमिनेटर, ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा 0, बेसिकली P 0। तो मेरे को पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, मैं सीधे लिख सकता हूँ इस एक्सप्रेशन में x² माइनस 3x प्लस 2 की वैल्यू 0 है, इसीलिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0। कुछ नहीं करना है यहाँ पे आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ेंगे ही, इट इज x माइनस 2, इट इज -1 x माइनस 2, यहां से x की हमें वैल्यू मिल गई 2 और x की वैल्यू मिल गई 1। देखो जितना गेम मैंने यहाँ पे खेला है, जिन्होंने 11th-12th की मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़ रखी है तो उनके लिए तो ये बाएं हाथ की वाली उंगली का कमाल है, और अगर जिसने नहीं पढ़ा है तो ये फिर से एक बाउंसर रहेगा। तो आपने इतना ही समझना, आपने बस इतना समझना है कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन P अपॉन क्यू की फॉर्म में है और उसकी वैल्यू 0 है तो उसमें ऊपर वाला न्यूमिनेटर ही 0 होगा, तभी वो संभव है या वो पॉसिबल है। नेक्स्ट, अब चलते हैं थोड़े लंबे सफर पर। बेसिकली तो 7th-8th का चैप्टर है नंबर सिस्टम, नो, कि प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट क्या है, इवन ऑड क्या है, इंटीजर क्या है, रेशनल क्या है। पर फिर भी मैं एक बार पढ़ा देता हूँ, क्योंकि मैं लिख दिया ना पाई इज अ रेशनल नंबर, उसके बाद फिर मैंने एक स्टेटमेंट और बोल दी 3.14 और 22/7 उसकी वैल्यूज नहीं होती हैं। तो हो सकता है रेशनल नंबर सुनते ही विल बी लाइक यार ये रेशनल ये है क्या चीज। नाउ अब इस सफर की शुरुआत करते हुए मैं आपको ले चलता हूं नंबर सिस्टम पर। यस, पिंक कलर। दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं ब्रॉडली ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हैं। अगर आपको नींद आ रही है तो प्लीज जाग जाइए, क्योंकि ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आगे वाले लेक्चर्स में आपको ऑटोमेटिकली नींद आएगी, ठीक है। तो नंबर जो है वो 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहला इज रियल, ब्रॉड लेवल पे नो, रियल नंबर, और इमेजिनरी नंबर। ठीक है, रियल नंबर और इमेजिनरी ना, दोज हु आर थिंकिंग कि यार सर पिंकिश यार, नो डिस्क्रिमिनेशन इन कलर्स आल्सो, नो। रिया मैम भी पढ़ा रही होंगी आपको पॉलिटी, तो हमें कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, सारे कलर्स का बराबर साथ देना है, ठीक है। तो नंबर 2 टाइप, ब्रॉडली 2 पार्ट्स में होते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का हम पता कैसे लगाएंगे, ये थोड़ी समझने वाली बात है। आपने कुछ भी नहीं करना, मैंने यहाँ पे 4-5 नंबर लिखता हूँ, ठीक है। एक लिखा है 2, एक लिख दिया -2, एक लिख दिया √2 और एक लिख दिया √-2, ठीक है। ये कुछ पॉसिबल वैल्यूज हैं। अब आपने क्या करना है, इन वाली वैल्यूज में से ही बस पता लगाना है कि रियल नंबर कौन सा है, इमेजिनरी नंबर कौन सा है। उसके लिए मेरे पास है एक मशीन, जिसमें आप एक तरफ से नंबर डालते हैं और दूसरी तरफ से आपको पता लगता है कि कौन सा नंबर रेशनल है और रेशनल नंबर है। यस, ये मशीन मैंने राहुल गांधी
जो हैं सक्सेसफुल पॉलिटिशियन, उन्हीं से खरीद के बनाई है। तो मुझे क्या करना है कि जो भी नंबर है उसका करना है स्क्वायर। अगर वो मुझे पॉजिटिव मिलता है तो वो रियल नंबर है, अगर नेगेटिव मिलता है तो वो इमेजिनरी नंबर है। समझ में आया? एकदम समझ में नहीं आया। अब करते हैं प्रैक्टिकल। सबसे पहले मैं लिखा था 2 नंबर, ठीक है। 2 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? +4। मेरे को वैल्यू केवल इस प्लस से मतलब है, ये वैल्यू से मतलब है ही नहीं। -2 का अगर स्क्वायर करूंगा तो व्हाट आई विल गेट अगेन +4, ठीक है। अब और करते हैं, मैं √2 का अगर स्क्वायर कर दूं तो आई विल गेट 2 अगेन प्लस नंबर। बट अब मैं √-2 का स्क्वायर करूं तो व्हाट आई विल गेट? -2, नेगेटिव वैल्यू। इसी की तलाश थी हमें। ये टेस्ट में पास है, ये रियल नंबर है, ये टेस्ट में पास है, ये भी रियल नंबर है, ये भी टेस्ट में पास है, रियल नंबर, क्योंकि सबका रिजल्ट पॉजिटिव आया है। तो ये सारे नंबर कैसे हो गए? रियल नंबर। ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर नेगेटिव आता है, ये अपने इस वाले परिवार का है, इमेजिनरी नंबर का, ठीक है। अब थोड़ा सा साफ सुथरा करके बना देता हूं। आपके जो नंबर्स थे ये 2 परिवार में जाते हैं। पहला परिवार है रियल नंबर्स का, दूसरा है इमेजिनरी नंबर्स का। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का पता लगाने के लिए क्या है, हमारे पास एक मशीन है। उस मशीन में होता क्या है कि जो भी नंबर होता है बस उसका स्क्वायर करना होता है। अगर वो स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो मुबारक हो, वो रियल नंबर का पार्ट है। अगर उसके स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तब भी मुबारक हो, पर यह है कि आपको जाना पड़ेगा इमेजिनरी नंबर में। अभी जो इमेजिनरी नंबर वाला हिस्सा है ना, जिसको हम x + i y लिखेंगे, फिर i4 आयोटा होगा जिसकी कुछ वैल्यू होगी, ये पूरा हम डिस्कस करेंगे ना। एक बढ़िया सा चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। जब अलजेब्रा स्टार्ट होगी तो कॉम्प्लेक्स नंबर में खूब बढ़िया से इस पूरे इमेजिनरी नंबर का ऑपरेशन करके देखेंगे। अभी आते हैं रियल नंबर पे, ठीक है। वीडियो पॉज करके टाइम टू टाइम नोट कर सकते हो। आपके पास एक तो ये ऑप्शन है, वरना व्हाट यू कैन डू, एक बार पूरी वीडियो देख के समझ लो अच्छे से, उसके बाद नोट्स जब मिल जाएंगे तो नोट्स पे पहुंच जाना, और जब नोट्स भी कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद फिर अपनी कॉपी लेके बैठो, फिर आराम से नो। पर उस टाइम ये कोशिश मत करना कि पिंक पेन भी खरीद के लेके आओ, यू आर नॉट बाउंडेड टू डू इट, बट नोट्स होने चाहिए कैसे भी हो जाए, ब्लैक पेन से, ब्लू पेन से हो, एक ही पेन से हो या 7 रंग से बनाए आप, बट नोट्स बनाने हैं। तो मेरे को इतना तो पता लग गया कि अगर मेरे पास बहुत सारे नंबर्स का ढेर है तो मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा ब्रॉडली नंबर पे, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर पे। रियल का नंबर पता कैसे लगेगा कि जिस भी नंबर का स्क्वायर अगर पॉजिटिव आता है वो रियल नंबर होता है, और स्क्वायर अगर नेगेटिव आता है तो वो इमेजिनरी नंबर होता है। अब रियल नंबर फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट इज रेशनल नंबर, आ गया भाई जिसकी हमें तलाश थी, और आ गया इर्रेशनल नंबर। अब ये रेशनल और इर्रेशनल समझने से पहले एक कहानी समझते हैं, और वो कहानी क्या है? वो कहानी नहीं है, एक्चुअल में 4 टर्म्स हैं। सबसे पहले होता है रिपीटिंग, और दूसरा होता है नॉन रिपीटिंग। अगर आप मुझे मेरी हैंडराइटिंग से जज करोगे तो प्लीज डोंट जज, क्योंकि मेरी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है, ठीक है। नाउ रिपीटिंग नंबर्स के मेरे मतलब क्या है, मैं फिर से बता देता हूँ। मेरे पास 2 एग्जांपल, मैं लिखा 3.3333 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है। और दूसरे क्या है 3.346923 एंड सो ऑन, ठीक है। एक्चुअल में ऐसे नंबर जो पहली बार तो टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, और उन नंबर्स में भी ऐसे नंबर जो रिपीट हो रहे हैं उन्हें बोलते हैं रिपीटिंग, इसको रिकरिंग भी बोलते हैं, ठीक है। ये उसी समझना, रिपीटिंग ना लिख के रिकरिंग भी लिखते हैं। उसी तरह नॉन रिपीटिंग में क्या है, एक परफेक्ट साइकिल, एक साइकिल के बाद रिपीटेशन नहीं चल रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं आपको थोड़ा और बचपन में लेके चलता हूँ। मैं फिर से बोला, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग से पहले लो ये भी समझ लो, टर्मिनेटिंग, पहली टर्म, और दूसरी नॉन टर्मिनेटिंग। बेसिकली ये 4 जो टर्म्स बता रहा हूं ना, ये अगर समझ में आ गई ना तो रेशनल इरेशनल तो एकदम क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देना है बस, कुछ क्षण और, थोड़े समय और की बात है। बेसिकली आपको तो टाइम का पता लग रहा होगा, ये वीडियो के एंड में लिखा होगा, पर उसको देख के घबराने की एकदम जरूरत नहीं है।
आप लगे रहें, हम आपके साथ हैं। टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है? जो टर्मिनेट हो चुका है, सबसे पहले वही लिख देता हूँ 3.14 इट इज टर्मिनेटिंग। कहीं पे लिखा हुआ है 5 इट इज टर्मिनेटेड, कहीं पे लिखा हुआ है 7 इट इज टर्मिनेटेड, कहीं पे लिखा हुआ है 7.34269 इट इज टर्मिनेटेड। बेसिकली वो इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा है। उसी के नॉन टर्मिनेटिंग कैसा हो गया? वही 3.33333 इनफाइनाइट, या फिर 3.4629 इनफाइनाइट, या फिर कभी कभी दिखता है नंबर उस पर ऊपर बार लगा हुआ था 3.3 बार, इसका मतलब क्या है? यही, ये इसके इक्वल होता है। तो पहले मैंने दो टर्म्स बताई केवल, अभी सब भूल जाओ, नो जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग। टर्मिनेटिंग का ऐसा नंबर है जो टर्मिनेट हो चुका है, इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू आ चुकी है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? जो इनफाइनाइट तक चल रहा है ना, जो टर्मिनेट नहीं हुआ है। अब नॉन टर्मिनेटिंग के मैं दो पार्ट लिख सकता हूं, वन इज रिपीटिंग, जिसका कौन सा एग्जांपल है? ये वाला। सारा पिंकिश पिंकिश हो गया ना, बॉयज भी लाइक सर इतना येलो देख नहीं सकते, वो सॉरी इतना पिंक मैं एक दिन में देख नहीं सकता। ठीक है, रिपीटिंग का मतलब क्या है? एक सेम नो डेसिमल के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है। अब ऐसा नहीं कि एक सिंगल डिजिट का रिपीटेशन, इसको मैं ऐसे भी लिखता हूं, रिपीटेशन ऐसा भी हो सकता है 3.494949, ये भी रिपीटिंग ही है। ठीक है, या और भी साइकिल हो सकता है 3.786 786 786 3.229 229 229, बस ये इन्फाइनाइट तक चलना चाहिए। नॉन रिपीटिंग में बस उसका डिफरेंस उल्टा हो जाता है। नॉन रिपीटिंग में क्या है कि सेम साइकिल के बाद रिपीटेशन स्टार्ट नहीं, मतलब अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 3.4949 तक तो सही चला, फिर आ गया 3 2 1 6 एंड सो ऑन, तो इट इज नॉन रिपीटिंग। तो बहुत बड़ा रॉकेट साइंस था नहीं। टर्मिनेटिंग का मतलब जो टर्मिनेट हो चुका है, फिक्स्ड वैल्यू। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो एक टर्मिनेट नो चलता जा रहा है इनफाइनाइट तक, टर्मिनेट नहीं हुआ है। नॉन टर्मिनेटिंग के दो पार्ट्स हो गए, फर्स्ट इज रिपीटिंग, मतलब जो एक सेम साइकिल के बाद रिपीट कर रहे हैं, और नॉन रिपीटिंग कौन से हो गए? जिनका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, डेसिमल के बाद इनफाइनाइट तक वो जा रहे हैं, किसी भी कोई भी फिक्स साइकिल नहीं है उसमें, बस आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब इसकी मदद से हम देखते हैं कि रेशनल और इरेशनल क्या है। नो इतनी बार मैं ये चार्ट बना दूंगा ना, या तो तुम बोर हो जाओगे, ओह ओ गॉड, घबरा गए एकदम, सर 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 पिंग पिंग सर प्लीज पिंग सर, सर पिंग नहीं लगा सर बस। हाँ, तो नंबर्स में सबसे पहले था इमेजिनरी और इस तरफ था रियल। रियल के दो पार्ट्स थे, पहला था रेशनल। अब बस आंखें खोल लीजिए प्लीज, ये था इरेशनल। हमारी गाड़ी स्टेशन तक पहुंचने वाली है ना, इरेशनल वही पाई से जहां से हमने शुरुआत की थी इसको पढ़ने की। रेशनल में सबसे पहले तो जो बच्चों को भी बताया जाता है स्कूल में, यहाँ पे लिखा हुआ है ना क्लियर क्लियर, दिस वन रेशो, तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जो भी लिखे हैं वो तो सारे आ जाते हैं। बस हाँ, शर्त अभी भी वही है, यहाँ पे क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, वरना क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। रेशोज के अलावा ऑल टर्मिनेटिंग नंबर्स, ठीक है, दुनिया में जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर है, कोई भी सोचो, बस टर्मिनेट होना चाहिए। 10,52,000 आपका पूरा फोन नंबर की डिजिट इट इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग। ठीक है, 586 3 3.1469, जितने भी टर्मिनेटिंग वैल्यूज हैं वो भी सारी कैसी होती है? रेशनल होती हैं। उसके अलावा नॉन टर्मिनेटिंग में जो रिपीटिंग वैल्यूज होती हैं, जैसे 3.333 इनफाइनाइट, या फिर 3.426426 से इनफाइनाइट। ठीक है, फिर से बताता हूँ, रेशनल में जितने भी रेशियोज हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जो भी लिख सकते हैं, 22/7 हो, लिख देता हूँ यहाँ पे क्योंकि उसकी मैं मदद से अभी थोड़ा समझाने वाला हूँ। 22/7 हो, 3/2 हो, 1 हो, 3 हो, कोई सा भी नंबर हो, आप क्यू पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। बस शर्त इतनी सी है कि क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब उसका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तो वो सारे रेशनल नंबर होंगे। उसके अलावा सारे टर्मिनेटिंग नंबर दुनिया में जितने भी पॉसिबल हैं वो सारे भी रेशनल होते हैं। थर्ड नंबर पे ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जो रिपीटिशन में चल रहे होते हैं, मतलब बेसिकली मैं क्या लिख सकता हूं इसको, क्लियर क्लियर, जो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ में रिपीटिंग है। ठीक है, जो नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग है वो भी कैसे होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। दिस इज रेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल में तो बस अब जो बचा हुआ अपने पास बचा है ना, कूड़ा कूड़ा सा थोड़ा सा, मतलब बेसिकली नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, साथ में वो नॉन रिपीटिंग भी है। मतलब बेसिकली नंबर देखने में ही अच्छा नहीं लग रहा है, जैसे 3.625973 से लेकर इनफाइनाइट तक जा रहा है, इट इज इरेशनल नंबर। इसी के साथ साथ इस परिवार में कुछ और भी सदस्य हैं, वो पाई इस परिवार का ही सदस्य है, पाई इरेशनल ही होता है। ठीक है, पाई की वैल्यू जो हम लिख देते हैं ना 22/7, उसको नहीं लिख सकते, इसीलिए मैं बोल रहा था पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती, क्योंकि पाई को तो मैं लिख दिया इरेशनल नंबर में, तो पाई की वैल्यू मैं इसको नहीं लिख सकता क्योंकि इट इज 22/7 इज व्हाट? इट इज रेशनल नंबर। ठीक है, ऐसी 3.14 टर्मिनेटिंग नंबर है ना, तो क्या होगा? टर्मिनेटिंग नंबर रेशनल नंबर होगा, तो पाई की वैल्यू ना तो ये है
ना तो ये है, क्योंकि पाई क्या है, पाई एक रेशनल क्वांटिटी है, और ये वाले नंबर्स कैसे हैं, रेशनल नंबर। यहाँ पे आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। इरेशनल नंबर में एक और चीज़ हो जाती है ब्रॉडली लेवल पे, ऐसे रूट्स जिनकी परफेक्ट स्क्वायर रूट्स जो नहीं होते, जैसे कहीं पर रूट 4 लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, तो रूट 4 की तो वैल्यू पता है आपको 2 आएगा, तो रूट 4 इज क्या है, रूट 4 इज रेशनल नंबर। पर रूट 7 की वैल्यू तो डेसिमल्स में आएगी, पर इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ऐसी रूट 2 भी क्या है, इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। सेम रूट 11 इट इज ऑल्सो नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं उनके अंडर रूट्स भी कैसे होते हैं, रेशनल होते हैं। तो यहां तक नंबर सिस्टम में जो ब्रॉडली दो पार्ट थे वो तो मैंने क्लियर समझा दिया कि नंबर्स में रियल कौन से होते हैं, इमेजनरी कौन से होते हैं। इसे पता कैसे लगाते हैं, मैंने बताया, अगर स्क्वायर करने पे पॉजिटिव नंबर मिला तो वो रियल हो गया, अगर नेगेटिव नंबर मिला तो इमेजनरी हो गया। फिर रियल नंबर दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, रेशनल और इरेशनल। रेशनल में जितने भी रेशियोज हैं सारे के सारे वो रेशनल होते हैं। उसके अलावा जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर हैं इस पूरे ब्रह्मांड में वो सारे भी रेशनल होते हैं। उसके अलावा नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग ये वाले नंबर्स ये भी कैसे होते हैं, रेशनल होते हैं। बचे हुए जो शक्ल से भी अच्छे नहीं लग रहे होते हैं, बहुत कंफ्यूजिंग नंबर्स, इनको इरेशनल नंबर बोलते हैं। पाई भी इस परिवार का एक सदस्य है, और ऐसे स्क्वायर रूट जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं वो भी इरेशनल नंबर होते हैं। अब कहानी को बढ़ाते हैं थोड़ा सा आगे। अब मैं चलता हूं रेशनल नंबर के फर्दर डिवाइड करने पे। डोंट वरी, मैं लास्ट में एक चार्ट बताऊंगा आपको, नोट्स में मिलेगा। अब में से बहुत सारे तो ऐसे होंगे मेरी हैंडराइटिंग देख के डिस्प्रेशन में चले गए होंगे, तो आपको डिस्प्रेशन में नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि आपको मैं नोट्स दे रहा हूं ना, इतनी मेहनत से मैं लोगों को कन्वेंस करके अपने नोट्स बनवा रहा हूं, ठीक है, वो आप सभी के लिए ही हैं, ठीक है। तो प्लीज 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 हैंडराइटिंग देख के सदमे में नहीं जाइए। आपको मैथमेटिक्स पढ़नी है, इंग्लिश के लिए हमने शिवम सर को रखा है, डोंट वरी। तो रेशनल नंबर का फर्दर डिवाइडेशन करते हैं। अभी तक आप रेशनल और रेशनल तक पहुंच चुके हैं, भूल मत जाना, ये नहीं है कि मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं पीछे आप झाड़ू मारते जाओ, ठीक है। तो पीछे वाला दिमाग में रखना भी है जहां हमने शुरुआत करी थी नंबर सिस्टम की। रेशनल नंबर को मैं दो से तरह से लिख सकता हूं। फर्स्ट इज इंटीजर्स, सेकंड इज फ्रैक्शन, फ्रैक्शन और डेसिमल, ठीक है। अब मैं धीरे धीरे ना समझ रहा ना, मेरे पास एक बकेट था जिसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के नंबर्स पड़े हुए थे, फिर मैंने छान छान के उनमें से रियल और इमेजनरी अलग निकाले। अब रियल भी मैंने रियल में से फिर से छाना, मैं रेशनल रेशनल अलग निकाले। अब रेशनल में भी मैं फिर से एक बार नो और फिल्टर लगा रहा हूँ, इंटीजर और फ्रैक्शन। लास्ट में तुम देखना एकदम नेचुरल नंबर नो नेचुरल खूबसूरती की तरह बाहर निकलेंगे। इंटीजर्स को मैंने 3 पार्ट्स में लिख दिया, नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स और जीरो। उससे पहले बता देते हैं इंटीजर और फ्रैक्शन का क्या चक्कर है। मैंने यहाँ पे फिल्टर लगा दी, जितने भी पॉइंट्स वाले थे ना 22/7 रेशियोज जो हैं, पॉइंट्स वाले नंबर जो हैं 3.052 नंबर्स हैं, ये सारे फ्रैक्शंस में आ गए, फ्रैक्शन और डेसिमल्स में आ गए। फ्रेश फ्रेश नो एकदम बढ़िया ताज़ा ताज़ा नंबर्स मैंने ले लिए इंटीजर्स में ना, पूरे पूरे नंबर्स सारे पॉजिटिव नंबर, मतलब 1 2 3 4 5, बीच में जितना भी आता था ना मार्केट में जो भी बेकार थी, 2 से 3 के बीच में जो भी थी, 2.62 2.7962, वो सब मैंने एक साइड में कर दिया अभी ना। आई वॉन्ट नो फ्रेश चीज़ टिल इन्फिनिटी, जितनी भी चीज़ें थी वो सारे के सारे मैंने ले लिए इंटीजर्स में, पॉजिटिव इंटीजर्स आ गए। नेगेटिव में भी सेम, -1 से लेकर -इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे किस में आ गए, इंटीजर्स में आ गए। अब मेरे पास पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर तो बन चुके हैं, और जीरो को मैंने अलग लिखा है थोड़ा परिवार से, क्योंकि इसकी मेरे को जरूरत पड़ेगी। अभी बस इतना समझो, रेशनल नंबर को मैं दो पार्ट्स में लिख सकता हूँ, इंटीजर और फ्रैक्शन और डेसिमल। फ्रैक्शन डेसिमल्स को मैंने एक साइड में कर दिया, इंटीजर्स को मैंने एक साइड में कर दिया। अब इन इंटीजर से खेलना स्टार्ट करते हैं, और कलर भी चेंज कर लेते हैं। अब क्वेरी में यार अपना फेवरेट कलर मत लिख जाना, वरना नो मैं कमेंट सेक्शन ही ब्लॉक कर दूंगा फिर। अब समझो थोड़ा ध्यान से, ये सारे पॉजिटिव नंबर जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं यही होते हैं नेचुरल नंबर। ये वाली जो आज वाली क्लास ले ली ना तुमने सही से, आई एम टेलिंग यू कि नंबर से रिलेटेड तो कभी कोई डाउट आने वाला नहीं है, कभी भी। नेचुरल नंबर मतलब बेसिकली क्या लिख सकता हूं, 1 2 3 टू इन्फिनिटी, जितने भी नंबर हैं, इतना याद रखना 1 से स्टार्ट किए हैं मैंने, इसीलिए जीरो का अलग रखा हुआ है। अभी नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता है। नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग कहां से होती है, 1 1 इज द फर्स्ट नेचुरल नंबर, और इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर मैं इस जीरो को भी शामिल कर लूं अपने नेचुरल नंबर्स में, तब बनते हैं होल नंबर्स।
ठीक है, तो होल नंबर्स की स्टार्टिंग कहां से होती है? जैसे नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग 1 से हुई है, होल नंबर की स्टार्टिंग होगी 0 से टिल इन्फिनिटी। होल नंबर को कैपिटल W से लिखते हैं, ठीक है। तो ये बस इतना समझो, नेचुरल नंबर क्या था, होल नंबर क्या था। एक बार फिर से बताता हूँ, इंटीजर फ्रैक्शन में डिवाइड किया, इंटीजर को फर्दर डिवाइड किया, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स नेचुरल नंबर होते हैं, और अगर जीरो को भी मैं नेचुरल नंबर के परिवार में ऐड कर दूं तो मेरे पास मिलता है होल नंबर। अब चलते हैं थोड़ी सी और आगे, बोर्ड छोटा पड़ जा रहा है वरना वरना मजा आ जाता। कोई बात नहीं, अभी तक हम आ चुके हैं होल नंबर पे, सीधे लिखते हैं यार, साइन बता दिया यार, इट इज होल नंबर, इट इज नेचुरल नंबर। अब हम करते हैं होल नंबर का फर्दर डिवाइडेशन। लगभग लगभग हम अंतिम छोर पर पहुंच चुके हैं। सबसे पहले लिखता हूँ इवन नंबर, सबसे टफ चीज है ये तो। उसके बाद है ऑड नंबर, उसके बाद है प्राइम, और उसके बाद है कंपोजिट। इवन नंबर सबको पता है, ऐसे सारे नंबर जो 2 से डिवाइड करने के बाद कोई भी रिमाइंडर नहीं छोड़े, ऐसे नंबर्स को इवन नंबर बोलते हैं। जैसे 0 2 4 6 9 8 सॉरी 4 6 8 10 और ऐसे फर्दर। बेसिकली मैंने क्या बोला, ऐसे नंबर जिसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ, इनमें से नंबर ले लिया मैंने 8 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा 4, 2 4 जा 8, रिमाइंडर कितना अरे एक तो यार मैं भूल जाता हूँ, कोई बात नहीं, 2 4 जा 8, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, मतलब ये नंबर कैसा है, इवन नंबर है। इतना ही समझाना था बेसिकली मैंने क्या है क्यों है। आप जो नो जैसे लगता है कि यार ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, तो आप भूल जाते होंगे कि आपके साथ कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो जिन्होंने केवल 10 तक मैथमेटिक्स पढ़ी है, ठीक है। और 10 तक मैथमेटिक्स कैसे पढ़ी जाती है वो मेरे को भी पता है, क्योंकि 11th में उन्होंने छोड़ी इसीलिए होती है क्योंकि 10 तक ठीक से पढ़ी नहीं होती है। नेक्स्ट, ऑड नंबर। बेसिकली हमारे पास जो पूरा होल नंबर का सेट था ना, उसमें से सारे इवन नंबर बाहर कर दो, जो बचे हुए नंबर है वो ऑड नंबर है। जैसे 1 3 5 7 9 11, ये सारे ऑड नंबर है। तो इवन ऑड तो बहुत ईजी है, आसानी से समझा सकते हैं। अब बारी आती है प्राइम नंबर की और कॉम्पोजिट नंबर की, ठीक है। प्राइम कॉम्पोजिट के लिए ना बस इतना समझना, फैक्टर का मतलब समझ जाओ, बस फैक्टर्स का मतलब क्या होता है। ऐसा नंबर जैसे मैंने लिखा है 4, 4 लिख दिया मैंने, 4 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, 4 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो 4 के बेसिकली कितने फैक्टर्स हैं, 3 फैक्टर है। पर वहीं पे अगर मैं लिखूं 3, एक तो 1 से डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड हो सकता है, और तो कुछ भी नहीं है, मतलब डिवाइड तो कर सकते हैं, बेसिकली रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचना चाहिए। तो 4 के केवल 3 ही फैक्टर बन सकते हैं और 3 के 2 फैक्टर बन सकते हैं। तो बस इतना समझो, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके मिनिमम या मैक्सिमम 2 फैक्टर हों, ठीक है। मैंने क्या बोला, प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं इसके मिनिमम या मैक्सिमम दो ही फैक्टर हो। मिनिमम और मैक्सिमम क्यों बोला ये भी बताता हूं। जैसे 2, उसके कितने फैक्टर है, 2 ही फैक्टर है, 1 और 2, उसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होता। तो 2 कैसा है, प्राइम नंबर। उसके अलावा 3 के भी केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, इट इज अगेन प्राइम नंबर। उसके बाद 5 अगेन प्राइम नंबर। मैंने यहाँ पे मिनिमम क्यों लिखा था उसका मतलब बता दो, मैं यहाँ पे 1 को नहीं लिख सकता। अब क्यों नहीं लिख सकता, 1 के तो कितने नंबर फैक्टर होते हैं, 1 का तो एक ही फैक्टर है 1, ठीक है। तो 1 इज नॉट प्राइम नंबर, ठीक है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, इस शिक्षा को मैं लिखना चाहता हूं एकदम चटक लाल रंग से, कि 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, ठीक है। ये नोट्स में ही आता जाएगा सारा का सारा, ठीक है, क्योंकि इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाएगा यार, कुछ नहीं पता, यूपीएससी को ऐसे ही थोड़ी बोलते हैं अनप्रेडिक्टेबल। उसके अलावा थोड़े से आ जाता हूं अपनी कहानी पे। प्राइम नंबर का मतलब समझ, इसमें मिनिमम और मैक्सिमम कितने हो, 2 ही फैक्टर हो। और कॉम्पोजिट का फर्स्ट क्या कर देना है, मोर देन 2। अगर ऐसा नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर है, मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, तो वो होता है कंपोजिट। जैसे 4 है, 9 है, 10 है, इनके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। 4 के क्या क्या फैक्टर है, 1 2 और 4। 9 के क्या क्या फैक्टर हो जाएंगे, 1 3 और 9। 10 के फैक्टर हो जाएंगे 1 2 5 10, ठीक है। बेसिकली अगर ऐसा कोई भी नंबर है जिसके केवल 2 फैक्टर्स आते हैं तो उसको प्राइम नंबर बोलते हैं, और ऐसा कोई भी नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स आए तो उसको कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। यहां तक की कहानी खत्म होती है। बस मैं एक बार समराइज करने के लिए थोड़ी मेहनत करना चाहता हूं, ठीक है। उस मेहनत के लिए बस अब ध्यान से समझना, पूरा नंबर सिस्टम वाला चार्ट एक बार मैं बनाता हूं, यू विल गेट इट इन योर नोट्स ऑल्सो, पर बेसिकली समझ लो, ठीक है। सबसे पहले क्या था, नंबर थे, ठीक है। नंबर्स को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, रियल और इमेजिनरी।
ये बेसिकली केवल रिवीजन के लिए ना थोड़ा कॉन्फिडेंस आना चाहिए तुरंत से, क्योंकि अब तुम मेरे साथ साथ बोलो, अगर रियल और इमेजनरी का पता लगाना है तो क्या करेंगे, केवल नंबर का स्क्वायर कर देंगे। अगर वो पॉजिटिव मिलता है तो वो रियल है, और अगर नेगेटिव मिलता है तो वो इमेजनरी है। रियल के दो पार्ट थे, रेशनल और इरेशनल। रेशनल में सारे रेशोज आते हैं, उसके अलावा सारे टर्मिनेटिंग नंबर आते हैं, उसके अलावा नॉन टर्मिनेटिंग में जो रिपीटिंग होते हैं वो सारे रेशनल नंबर होते हैं। साथ ही साथ इरेशनल में जो बचे हुए नॉन टर्मिनेटिंग के साथ में नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं वो इरेशनल का पार्ट होते हैं। इसके अलावा पाई और ऐसे स्क्वायर रूट जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो भी इरेशनल होते हैं। रेशनल फर्दर दो पार्ट्स में होता है, फ्रैक्शंस या डेसिमल्स या फिर इंटीजर्स। इंटीजर्स फिर से तीन पार्ट्स में मैंने लिखा था, पॉजिटिव इंटीजर, जीरो और नेगेटिव इंटीजर। मैंने फिर बताया था कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं ये सारे पॉजिटिव इंटीजर मिलके क्या बनाते हैं, नेचुरल नंबर। अगर इन नेचुरल नंबर में मैं जीरो को भी ऐड कर दूंगा तो मेरे को मिलते हैं होल नंबर। होल नंबर के मैंने फर्दर डिवाइडेशन किया था। वो डिवाइडेशन कैसे था, वो डिवाइडेशन कुछ इस तरह था कि होल नंबर में, क्या कह रहे हो सर, ये आपने अभी हाइट एंड डिस्टेंस क्यों स्टार्ट कर दिया नंबर सिस्टम पढ़ाते हुए? डोंट वरी बेटा, डोंट वरी, तुम्हारे पास स्केल है ना सुंदर सा, मैं स्केल इसमें इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पे। मैंने बताया था इवन नंबर वो नंबर हैं जो 2 से डिवाइड होने के बाद कोई कुछ रिमाइंडर नहीं, जीरो रिमाइंडर छोड़ते हैं। ऑड नंबर वो नंबर हैं, अगर पूरे होल नंबर वाली इंडेक्स में से अभी मैं सारे नंबर निकाल दो, बचे हुए नंबर ऑड नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर कौन से नंबर हैं, वैसे नंबर जिनके मिनिमम या मैक्सिमम केवल दो ही फैक्टर्स हों। और उसके बाद कॉम्पोजिट नंबर कौन से होते हैं, ऐसे नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो। इससे निकल के दो जो इंपॉर्टेंट बातें आई थी वो क्या थी, वन इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। दूसरी चीज क्या थी, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ये भाई PYQ भी है, ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर वाली तुम पूरी सीरीज देखो ना, देखो एक बार फिर से मैं यहाँ पे बना भी देता हूँ। प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे, 2 3, उसके बाद आएगा 5 7 9 नहीं आएगा, 11 आएगा, डैश डैश डैश, ठीक है। तुम कहीं से कहीं तक चल जाओ, एक भी इवन नंबर नहीं मिलेगा पूरी प्राइम वाली सीरीज में, केवल 2 ही एक ऐसा नंबर है जो प्राइम होता है। तो इसी मैंने लिखा है 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को याद रखना है। तो यहीं तक थी हमारी आज की कहानी। बी रेडी फॉर द नेक्स्ट स्लाइड्स, ठीक है, नेक्स्ट क्लास। क्योंकि आने वाली क्लासेस में अभी तो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखाए हैं, अब धीरे धीरे मैं आपको क्वेश्चंस की तरफ धक्का मारना स्टार्ट करूंगा। आज की क्लास के बाद ना आपको जो PDF मिलेगी उसमें मैंने फॉर्मुलेज भी डालना स्टार्ट किया है ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि जो फॉर्मुलाज है ना, फॉर एग्जांपल साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, ये वाले फॉर्मुलेज ना मैं यहाँ पे लिखूँ और पढ़ के बोलूँ तो उसमें समय खराब करना बेकार का काम है। क्योंकि एट द एंड ट्रिग्नोमेट्री में फिर से बता रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री केवल 3 काम से सही हो जाएगी आपकी। सबसे पहली चीज वीडियो लेक्चर्स देखो, दूसरी चीज फॉर्मुले बाय हार्ट याद होने चाहिए। आप जब भी पूरी ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने बैठ रहे हो ना, सबसे पहले सारे के सारे फॉर्मुलेज लिख लो, एक बार आंखें बंद करके एक बार रिवाइज करो, उसके बाद लिखना स्टार्ट कर दो। तीसरी चीज क्वेश्चन प्रैक्टिस, खत्म ट्रिग्नोमेट्री, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, कोई चौथा काम है ही नहीं, ठीक है। आने वाले लेक्चर्स में, आज की PDF में तो मैं आपको सारे के सारे फॉर्मुले देख लूँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम उन्हीं आइडेंटिटीज का यूज करके मैं क्वेश्चंस करना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री से नंबर, जो हमारा इंडिया वाला एग्जाम है और भी कोई एग्जाम है उसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं। इन्होंने अभी तक तो मैं चलो बेसिक बताया, रेडियन से डिग्री कैसे चेंज करना है या पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन क्या है। अब धीरे धीरे ना फंक्शन भी उसमें ऐड होगा, इंटीग्रेशन भी ऐड होगा, तो थोड़ा लेवल इंक्रीज करना है। तो आई वॉन्ट यू टू ना स्टार्ट वर्किंग हार्ड, जितना करा रहा हूँ उतना अच्छे से करो। उसके अलावा जो फॉर्मुला शीट दूंगा उस फॉर्मुले शीट को बाय हार्ट याद करना। ऐसा नहीं है कि वो रट्टा ही लगाना है, क्वेश्चंस आप बहुत ज़्यादा लेवल पे करो, एक क्वांटिटी पे अगर आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो वैसे ही आपको सारा का सारा चीज़ें याद हो जाएंगी, पर फिर भी वो सारे के सारे फॉर्मुलेज आपको याद होने चाहिए जो आपको इस क्लास के बाद मिलने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। बाकी मैं आपको ऐसे ही परेशान करता रहूँगा, बस उसके बाद भी मेरे को आपके चेहरे पर हमेशा स्माइल चाहिए। जय हिंद।